Bismillahirrahmanirrahim. In the last class, we discussed about how to search through PubMed. हमने देखा था कि किस तरह से लिटरेचर सर्च किया जाता है PubMed के थ्रू और उसको किस तरह से एफिशिएंटली हम क्या एफिशिएंट क्राइटेरियाज हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो लिटरेचर है उसको स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो भी लैब से रिलेटेड है, एक तरह से लैब 2 है। आज के टॉपिक बेसिकली है हाउ टू रिट्रीव जीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन थ्रू जीन बैंक। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो जीन्स होते हैं डिफरेंट, अगर हमें किसी जीन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि भाई ये जो जीन है ये बेसिकली कितने बेस पेयर्स पर मुश्तमिल है, इसका सीक्वेंस क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कौन से एक्सॉनिक्स रीजन्स हैं, इनमें कौन से नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, और ये तमाम इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर जीन की हम कैसे जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं जीन बैंक के थ्रू। तो जीन बैंक बेसिकली डेटाबेस है एक, हमने से पहले स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था कि जो जीन बैंक है बेसिकली वो एक प्राइमरी डेटाबेस है। जब भी हम सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन हम प्राइमरी डेटा से कलेक्ट कर रहे होते हैं या सीक्वेंसिंग के नतीजे में हमें मिल रहा होता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली सबमिट करा रहे होते हैं प्राइमरी डेटाबेसेस को, जिनमें से जीन बैंक भी एक है। आज बेसिकली हम यहाँ कोई इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करा रहे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर जीन की, ऑफ कोर्स जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई म्यूटेटेड जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, और उन जीन्स को बेसिकली हम किस तरह से, अगर हम किसी हमारा एक्चुअली अगर किसी में इंटरेस्ट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक जीन हो या यूकैरियोटिक जीन्स हो, तो हम उन तमाम जीन्स की इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग जीन बैंक ना। लेट्स बिगिन। जीन बैंक बेसिकली क्या है? जीन बैंक हमने इसको पहले भी देखा है कि ये एक डेटाबेस है, सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक है, और एक ओपन एक्सेस है, ये ओपनली एक्सेसिबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एनीवेयर यू कैन एक्सेस फ्रीली। चाहे आप जंगल में बैठे हों, चाहे आप किसी भी दुनिया के मुल्क में बैठे हों, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो यू कैन एक्सेस जीन बैंक। और जीन बैंक पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आमतौर पे जीन बैंक के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली जीन बैंक के अंदर जो इंफॉर्मेशन सबमिट कराई जाती है वो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। तो जीन बैंक आमतौर पे सीक्वेंस डेटाबेस कहलाता है, और ये जो है सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। ख़ास तौर पे जो न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट जीन्स की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हम इस जीन बैंक को यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NCBI बेसिकली इसको जो है वो ओन करता है। और ये अब बेसिकली पार्ट है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन का। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि जो प्राइमरी डेटाबेसेस हैं उनका एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो ये लेटर ऑन ये कोलैबोरेशन इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी ये तमाम ये जितने भी डेटाबेसेस हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग के जीन बैंक पे हम किस तरह से चीज़ों को सर्च करते हैं, हमने यहाँ इस लैब को जो है वो दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। मतलब हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें प्रोकैरियोटिक जीन सर्च करने हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, और अगर हमें जो जीन्स हैं वो यूकैरियोट्स के जीन सर्च करने हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अगर तुम रिकॉल करो तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें सबको पता है, ठीक है। और वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होते हैं, सबसे जो मशहूर ज़माना कैरेक्टर है वो ये है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है,
ठीक है। और दूसरा साथ साथ ये जितने भी इसके ऑर्गेनाल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और जो है प्रोक्सिसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। और जो इसके अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोकैरियोट्स का, वो हमेशा एक सेंट्रल पार्ट के अंदर होता है और इसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस ओवर देयर, तो हम इसको न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो बात तुम्हें पता है कि उसमें जो सेल वॉल है वो बेसिकली एक तरह की एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। सेल वॉल मौजूद होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और एक्चुअली सेल वॉल ही क्या कर रही होती है, प्रोकैरियोट के सेल की शेप को मेंटेन कर रही होती है, साथ साथ उसको डिफरेंट इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिनमें से सरेफेरेज जो है वो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन से सेल्स को बचा रही होती है। अगर साइज देखो प्रोकैरियोट्स का, तो वो 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में, ठीक है। और ये जो इसका स्मॉल साइज है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत सारे आयंस हैं और जो बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इजीली जो है बहुत ही इजीली और क्विकली एक्सेसिबल होते हैं सेल्स के लिए। क्विकली वो एक्सेसिबल भी होते हैं और वो क्विकली और रिमूव भी कर दी जाते हैं सेल से, ठीक है। जो सबसे अहम बात है यहाँ जो बताना मकसूद है वो ये है कि एक बात ध्यान में रखो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कोडिंग रीजन होता है, कोडिंग रीजन बेसिकली क्या होता है, कोडिंग रीजन ऐसा रीजन होता है जो कि कोई ना कोई प्रोटीन फॉर्म कर रहा होता है। हमने पहले कई दफ़ा इसको डिस्कस किया है कि जितना भी टोटल न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जितना भी जिस सेल में भी मौजूद है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, किसी भी स्पीशी के अंदर हो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट का कोई ना कोई मतलब होता है। तो उस टोटल न्यूक्लिक एसिड में से वो कोडिंग सेगमेंट कहलाता है जो कोई ना कोई प्रोटीन कोड कर रहा होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन कोड नहीं कर रहा होता वो बेसिकली नॉन कोडिंग सेगमेंट कहलाता है, या जंक सेगमेंट कहलाता है, या जंक डीएनए कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर तुम देखो, बिकॉज दिस इज अ सिंपल न्यूक्लिक एसिड, बड़ा सिंपलर फॉर्म के अंदर होता है। और या तो ये अगर आप देखो तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, वो या तो आइदर सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, और या फिर जो है वो लिनियर फॉर्म के अंदर होता है। नॉर्मली इसके अलावा तीसरी किसी फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो इज सिंपल सर्कुलर और सिंपल लिनियर। अब इस सिंपल सर्कुलर और सिंपल लिनियर जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका 70% कोडिंग सेगमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग 30% इज अ जंक डीएनए, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है न्यूक्लिक एसिड की, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर कोडिंग सम प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो 70% तक कोडिंग सेगमेंट होता है। एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अमल देखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का अमल, यानी ट्रांसक्रिप्शन का अमल वो जिसमें डीएनए से आरएनए बनना होता है। सिंपली जब जीन ट्रांसक्राइब होती है तो जीन क्या करती है, जीन एक तरह के सिंपलर कोड में कन्वर्ट होती है जिसे हम आरएनए कह रहे होते हैं, क्योंकि इस जीन ने बेसिकली क्या करना होता है, फर्दर प्रोटीन बनानी होती है। तो प्रोटीन बनाने का पहला स्टेप क्या होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। वो जो डीएनए है वो क्या होता है, वो ट्रांसक्राइब होके क्या बना रहा होता है, मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। ये मैसेंजर आरएनए फर्दर क्या होता है, ट्रांसलेट होता है, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए हमेशा एक तरह से एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस जीन के सेगमेंट के। तो ये जो आरएनए होता है जिसमें यूरेसिल होती है थायमिन की जगह, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये जो है ये फर्दर एमआरएनए ट्रांसलेशन कर रहा होता है, फर्दर राइबोसोम्स पर जाके ट्रिपल कोड की फॉर्म में
जो है ट्रिपलेट फॉर्म में कोडॉन्स इसमें होते हैं, मौजूद होते हैं। जब भी राइबोसोम इसको रीड करता है वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बतानी थी बात वो ये थी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। बाकी किसी स्पीशी में यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, याद रखने वाली बात ये है कि जिस वक्त ट्रांसक्रिप्शन होती है साइमल्टेनियसली बिल्कुल उसके पैरेलल ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जीन ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, एमआरएनए फॉर्म हो रहा होता है, वैसे वैसे ट्रांसलेशन का अमल भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये बात जहन में रहे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लैब देख लेते हैं कि हमें कैसे इसको जो है वो हम इसको किस तरह से एक्सेस करते हैं, ठीक है। इट्स प्रिटी सिंपल कि आप सिंपल गूगल पे जाओ और जाके यहाँ पे सबसे आसान तो ये कि आप NCBI सेलेक्ट कर लो। NCBI आप जैसे लिखोगे आपके सामने जो है NCBI के लिंक्स जो है वो यहाँ पे। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से जाके NCBI सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या डायरेक्टली यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप डायरेक्टली इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अब जो है NCBI ने ये जो जीन बैंक है, जीन बैंक पे क्योंकि तमाम की तमाम न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है, तो नाउ दे चेंज देयर नेम एज अ न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे अगर हम NCBI के डेटाबेस पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो है वो जीन बैंक लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि हमें जो नजर आएगी चीज वो बेसिकली क्या है, वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर तुम यहाँ जाओ NCBI पे, तो NCBI का तुम ऑल डेटाबेसेस पे जाओगे तो यू विल सी हियर, यहाँ पे तुम्हें कहीं जीन बैंक तो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, जीन लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि क्योंकि जीन बैंक में तमाम की तमाम सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने क्या किया है, इसको जो है वो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोटाइड मेंशन कर दिया है। तो यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ से भी तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें जीन का सीक्वेंस सर्च करना है तो उसको तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो न्यूक्लियोटाइड को। और दूसरा तरीका ये जो मैंने बताया है कि डायरेक्टली यहाँ से भी जाके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, जीन बैंक पे आ जाओगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस पे आ जाओगे, जहाँ हमने किसी भी जीन की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे जिस वक्त आप अब आओगे यहाँ पे, ये आप इस जगह पे आ गए। अब आपको जब किसी जीन के सीक्वेंस कंफर्मेशन को एक्सेस करना है तो अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे आ सकते हो। अब न्यूक्लियोटाइड के जब आप डेटाबेस पे आते हो तो यहाँ सर्चिंग के डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था पबमेड के अंदर कि हम मैश यूज करते हैं। मैश बेसिकली एक तरह की कंट्रोल वोकैबुलरी होती है, कंट्रोल या तुम उसको कह लो कि जी साइंटिफिक वोकैबुलरी होती है। क्योंकि मैंने वहाँ मिसाल दी थी कि भाई आम तौर पे जो हार्ट अटैक हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्चुअली अगर साइंटिफिक वर्ड देखा जाए तो दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना। तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ वर्ड और हम उसको हार्ट अटैक यूज कर रहे होते हैं। तो हम मैश बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक इज अ कॉमन वोकैबुलरी जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे तरीका क्या होता है कि जब भी कोई शख्स, अच्छा यहाँ एक बात थोड़ी सी पहले मैं बता दूं। अब यहाँ होता क्या है, हमेशा याद रखो कि यहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, यहाँ इंफॉर्मेशन आती है जब किसी ने इंफॉर्मेशन सबमिट की होती है उस जीन की ना, क्योंकि ये प्राइमरी डेटाबेस है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखो कि जब भी आप किसी भी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हो, ठीक है, सही है, तो NCBI क्या करता है, जीन बैंक क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जांपल आपने LGR5 की जीन है या आप कोई और ले लो, SOX2 की जीन है, SOX2 की जीन का सीक्वेंस आपने माउस में आपने
उसको सीक्वेंस किया उस जीन को, ठीक है, और उसको सीक्वेंस करने के बाद आपने वो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को क्या किया, सबमिट किया जीन बैंक को। अब आप जैसे ही जीन बैंक को वो इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो तो जीन बैंक क्या करता है, जीन बैंक उसकी एक आईडी बना देता है, एक यूनिक आईडी बना देता है। इट जस्ट लाइक योर CNIC, लाइक CNIC आईडी। जैसे आप CNIC के ऊपर जो आपकी आईडी होती है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी जगह भी किसी की नहीं हो सकती, ठीक है, वो आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह से जब हम कोई चीज सबमिट कराते हैं जीन बैंक में, डेटाबेस में, तो वो क्या करता है, उसकी एक आईडी जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं एक्सेशन आईडी, ठीक है। वो क्या कहता है, उसकी एक्सेशन आईडी जनरेट कर देता है, और इस एक्सेशन आईडी को बेसिकली, ये जो एक्सेशन आईडी है ये बेसिकली क्या होती है, ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। यानी उस जीन का ये यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी ये जो नंबर है ये किसी भी दूसरी जीन का नहीं हो सकता, वो सिर्फ इसी का है, ठीक है। और ये आया कहाँ से, ये बेसिकली जब हम सबमिट करा रहे होते हैं सीक्वेंसेस, तो ये आईडी, यूनिक आईडी, एक्सेशन आईडी हमें वहां से मिल रही होती है, ठीक है। तो ये आईडी आपको आपको कैसे एक्सेस होगी, देखो जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी जीन के ऊपर भी किसी पे काम करोगे तो होगा क्या, आप पहले क्या करोगे, आप करोगे ये सबसे पहले कि आप जो है वो लिटरेचर सर्च करोगे, ठीक है। आपने पर्टिकुलर किसी जीन पे काम करना है, आप डायरेक्टली उसका सीक्वेंस तो निकालोगे नहीं, आप पहले क्या करोगे, लिटरेचर सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल आपने इसी को ले लो, आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई इस पे क्या काम हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है नहीं। देखो जब भी हम किसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं तो हम साथ साथ पब्लिकेशन भी, हम पब्लिश भी कर रहे होते हैं अपने डेटा को, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिकेशन की फॉर्म में भी आ रही होती है, यानी एक तरह से रिटर्न टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ रही होती है, और हम जो है वो डिफरेंट जर्नल्स को वो सबमिशन कर रहे होते हैं। अब जब हम अपने काम को पब्लिश कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सेशन आईडी भी दे रहे होते हैं, क्योंकि जब हम हवाला देते हैं कि भाई हमने ये जो सीक्वेंस किया था, ये सीक्वेंस हमने जीन बैंक में अपलोड किया और उसने ये एक्सेशन आईडी नंबर हमें दिया, तो ये आमतौर पे ये जो आईडी है ये आपको लिटरेचर से भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो एक्सेशन आईडी है आपको लिटरेचर से भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पबमेड पे सर्च करो वहां भी मिल जाती है, पबमेड पे जैसे लिटरेचर सर्च होता है तो आपको ये वहां से मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली भी जीन को जो है वो सर्च कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके स्टेप्स जो है वो बढ़ जाएंगे। मोर स्पेसिफिक होने के लिए, यानी मोर स्पेसिफिक होने के लिए आपके पास एक्सेशन आईडी होनी जरूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सेशन आईडी है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जीन की आईडी है, ठीक है, जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिसे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसके सीक्वेंस को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिली, हमें लिटरेचर से मिल गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी, हमने एज्यूम किया कि हमने जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो हमें पर्टिकुलर जीन की आईडी जो है वो लिटरेचर से, ये यूनिक आईडी हमें लिटरेचर से मिल गई, ठीक है। अब ये जो यूनिक आईडी हमें मिली, हम क्या करेंगे, इस यूनिक आईडी को ले जाके यहाँ पे सर्च करें, ठीक है। X01714 है ना ये आईडी, तो हम इसको यहाँ ले जाके फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिटरेचर सर्च, हमने लास्ट लैब की थी लिटरेचर सर्च की, जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो हमें एक पर्टिकुलर, हमें किस जीन पे काम करना था, हमने उससे रिलेटेड लिटरेचर सर्च किया, तो हमने देखा कि भाई इस ऑथर ने इस ईयर में ये जो सीक्वेंस था करने के बाद जीन का, इसको क्या किया था, इसको अपलोड किया था जीन बैंक में, और ये इसकी एक्सेशन आईडी है, ठीक है ना। अब इसकी फर्दर डिटेल्स, अब वो जो डिटेल्स हैं वो तमाम डिटेल्स वहाँ पेपर में मौजूद नहीं होंगी, लिटरेचर में मौजूद नहीं होंगी, बल्कि वो तमाम डिटेल्स आपको खुद आके सर्च करनी पड़ेंगी, कहाँ पे, जीन बैंक के अंदर या न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब आप आओगे, ये एक्सेशन आईडी वहाँ से ले लोगे, और एक्सेशन आईडी वहाँ से लेने के बाद, ये यूनिक आईडी लेने के बाद न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेस पे आके इसको आप सर्च करें, ठीक है। अब क्या हुआ है, डायरेक्टली अगर तुम देखो तो ये जो आईडी है, तो ये जो आईडी है, अब ये देखो, ये इज अ स्पेसिफिक आईडी।
अब तुम्हें क्योंकि ये स्पेसिफिक आईडी मौजूद है, जब तुमने ये स्पेसिफिक आईडी एक्सेशन आईडी तुमने एनसीबीआई पे न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस पे जाके सर्च किया, तो तुम्हारे सामने उसी स्पेसिफिक आईडी, वो जो जीन थी बेसिकली इकोलाई की DUT जीन है, जो कि बेसिकली DUTPase एंजाइम बना रही होती है। तो ये इंफॉर्मेशन देखो, ये क्या है, स्पेसिफिक तुम्हें मिल गई, ठीक है। यानी जब तुमने स्पेसिफिक आईडी सर्च की, ठीक है, यूनिक आईडी सर्च करोगे, तो यू विल गेट अ वेरी स्पेसिफिक रिजल्ट, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई तुम्हारे पास, जो कि उस जीन के मुतालिक है, ठीक है। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर जीन के मुतालिक है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, उसको किस तरह से स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहली चीज़ बतानी है, आपकी जो आईडी है इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये आईडी थी जो हमने लिखी X01714, तो अगर आप यहाँ पे बाय मिस्टेक इसको X0 की जगह XO कर देते हो, ठीक है, तो आप इसको करके देखते हैं। अब अगर हम इसको XO कर देते हैं तो इट विल नेवर शो एनी रिजल्ट, ठीक है। तो मेक श्योर जो आईडी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, जब आपने लिटरेचर सर्च कर लिया है और आपको किसी इंफॉर्मेशन, किसी जीन, पर्टिकुलर जीन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करते हो, आप जो है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक एक्सेशन आईडी, जो यूनिक आईडी है, वो आईडी यहाँ पे एंटर करते हो, ठीक है। और उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आईडी मस्ट बी करेक्ट ना। अगर वो आईडी करेक्ट नहीं होगी तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात, फॉर एग्जांपल हम एक्सेशन आईडी से सर्च नहीं करते तो क्या होगा, हमारे पास एक्सेशन आईडी नहीं है, हमें अपनी जीन का नाम तो पता है कि हम किस जीन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली वो नाम लिख देते हैं। अब अगर तुम्हें एक बात याद हो, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेफरेंस डेटाबेस का बताया था कि रेफरेंस डेटाबेस बेसिकली उसका क्या था, मतलब वो ये था कि बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जब कोई भी शख्स किसी भी जीन का सीक्वेंस सबमिट करा रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी ने जमा कराया हो, मल्टीपल लैब्स काम कर रही होती हैं कि जीन के ऊपर, वो तमाम की तमाम क्या कर रही होती हैं, इंफॉर्मेशन उस सीक्वेंस की जमा करा रही होती हैं। तो पहले जो है वो क्राइटेरिया नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर पैटर्न में जमा कराया जाए। तो क्या होता था, रिडंडेंसी होती थी। क्या मतलब है, रेपिटेशन होती थी, एक ही सीक्वेंस है और 50 लोगों ने जमा कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनसीबीआई ने क्या किया, उसने एक रेफरेंस डेटाबेस बना दिया, एक रेफरेंस लिंक बना दिया। उसने क्या किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो इनिशिएट करा दिया कि भाई जो भी जीन की इंफॉर्मेशन देगा वो इस तरह से इस पैटर्न में देगा। उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि रिडंडेंसी ओवरकम हो गई, रेपिटेशन ओवरकम हो गई। मल्टीपल लोग जब जीन का नाम लिख के उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न भी जमा करा रहे थे, तो दे गेट नो कि जी ये वाली जो एंट्री है वो ये वाली जो एंट्री है बेसिकली वो किस सीक्वेंस की एंट्री है। ये इसको पकड़ना आसान हो गया और रिडंडेंसी को ओवरकम करना आसान हो गया। अच्छा, अब होगा क्या, अगर तुम डायरेक्टली किसी जीन का नाम लिख के सर्च कर लो, तो अब क्या होगा, तो बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक, तो जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है या जो हम जीन बैंक है, जीन बैंक कम विद सो मेनी सजेशंस, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया, आपने जीन का नाम लिख दिया, दैट इज LGR5, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपको सजेस्टेड सर्च दे दी है, क्योंकि आप स्पेसिफिक तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक होते हैं, आपके पास यूनिक आईडी होती, तो एक्सेशन आईडी होती, सो यू विल गेट द स्पेसिफिक जीन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जीन को एक्सेस करना है, तो ऑफकोर्स हम लिटरेचर सर्च तो पहले करते ही हैं, तो तरीका ये होता है कि आप वहाँ से उसकी एक्सेशन आईडी ले लो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर देन यू गो रैंडमली कि आप जो है जीन को सर्च करो, नेम को, और जीन नेम को सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। अब अगर आप देखो कि अब ये बात कर रहा है, इसने यहाँ सजेस्टेड में दिया है कि भाई आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं LGR5 की, क्योंकि अगर LGR5 की बात कर रहे हैं तो LGR5 की जीन्स अगर आप किस स्पीशी के अंदर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप होमोसेपियंस के अंदर बात कर रहे हैं, आप किसी और में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसने मजीद कोई 1624 रिजल्ट भी डिस्प्ले किए हैं जो कि रिलेटेड हैं LGR5 से, ठीक है। LGR5 के डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, कोडिंग सेगमेंट्स हैं, नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसने
डिस्प्ले की, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो LGR5 है इससे मुतालिक अगर आप रफली देखो तो ये इतने आइटम्स मौजूद हैं, इतना सर्च रिजल्ट मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हो जाओ, आप स्पेसिफिकली जिस पे आप जिस स्पीशी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और जिस मॉडल में काम कर रहे हो, ह्यूमन में या एनिमल मॉडल में काम कर रहे हो, अगर आप उसी मॉडल के नाम यूनिक आईडी के साथ जाओ, एक्सेशन आईडी के साथ जाओ, सो तो यू विल गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट। हम यहाँ से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि जी हम इसी की बात करें, जो LGR5 है ह्यूमंस के अंदर हम इसी की बात करें, तो आप इसी को भी सिलेक्ट, यहीं इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रैंडमली जाओगे, कॉमन वोकैबुलरी के थ्रू जाओगे, सो यू हैव टू सर्च फॉर इट। अच्छा, अब यहाँ अगर जाओ तो तुम देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है तुम्हें नजर आ रही है, वो एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल समरी नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है। प्राइमरी सोर्स, इसकी टाइप कौन सी है भाई, ये प्रोटीन कोडिंग है, इसका स्टेटस क्या है, ये रिव्यूड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। इसकी समरी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। हमें कहीं यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही है कि भाई इसमें कितनी बेस पेयर्स हैं और किस तरह से ये एक डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हमें जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो सीक्वेंस है बेसिक, वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी होगी? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रफली भी सर्च कर रहे हैं, हम रैंडमली भी सर्च कर रहे हैं, हम विदाउट यूनिक आईडी, एक्सेशन आईडी के बगैर भी सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि अगर हमें यही इस LGR5 ह्यूमंस के अंदर जो LGR5 की जीन है उसी का हमें सीक्वेंस मालूम करना है, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो राइट साइड पे जो तुम्हें कॉलम नजर आ रहे हैं, यहीं पर तुम्हें इस कॉलम में तुम्हें अगर देखो तो यहाँ पे ये जो कॉलम चल रहा है, यहीं तुम्हें जो है वो एक डेटाबेस नजर आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली जीन बैंक की बात हो रही है, सही है। तो अब तुम क्या करोगे कि अगर तुम इसको रैंडमली भी सर्च कर रहे हो तो तुम यहाँ जाके क्या करोगे, इस न्यूक्लियोटाइड को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लोगे तो ये एक और नए पेज पे आ जाएगा, और ये आपको यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये तुम्हें इसकी एक्सेशन आईडी यहाँ दे रहा है, ठीक है। कि भाई अगर आप ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हैं तो फिर आपको मजीद स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप जो है वो LGR5 है उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, तो उनमें आप किस कोडिंग रीजन की बात कर रही हैं, आप वेरिएंट नंबर 4 की बात कर रही हैं, ठीक है, आप वेरिएंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है वेरिएंट 3 की बात कर रहे हैं। अभी डिफरेंट कह लो कि कोडिंग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेगमेंट्स हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी एक्सेशन आईडी भी दी हुई है, तो आप यहाँ से जाके भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जीन बैंक पे आ जाओगे, सही है। लेकिन हम बेसिकली क्योंकि डायरेक्टली स्पेसिफिक आईडी से जा रहे हैं तो हम उसी आईडी से चलते हैं। हमने एक एग्जाम्पल जो है के तौर पे, जो क्योंकि हम पहले प्रोकैरियोट की जीन सर्चिंग देख रहे हैं, तो हमने क्या किया कि पहले हमने जो इकोलाई की DUTPase जीन है, ठीक है, जो बेसिकली इकोलाई में DUTPase एंजाइम बना रही होती है, प्रोटीन बना रही होती है, हमने क्या किया, इसकी एक्सेशन आईडी जो है वो एंटर की है, सही है। अच्छा, अब अगर तुम देखो जैसे हमने इसकी एक्सेशन आईडी एंटर की तो हमें यहाँ पे यू सी कि जी यहाँ पे हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कम्स फ्रॉम जीन बैंक, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी आईडी भी बता रहा है कि ये जो बेसिकली एक्सेशन आईडी है ये किसकी आईडी है, ये जीन बैंक की आईडी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे
अब इसने क्या किया, पहले आपको इस सेक्शन आईडी पे टाइटल दिया कि भाई ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है इक्वलाई की जो DUT जीन है, ठीक है, और वो क्या कोड करती है, वो ये एंजाइम कोड करती है, ठीक है, और उसका फर्दर जो नंबर है वो उसका जो इस एंजाइम का प्रोटीन का जो एक नंबर है वो ये स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। उसका नाम क्या है, ये जो इसका स्टैंड फॉर है डीऑक्सीयूरिडिन 5 ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइडोहाइड्रोलिस। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप देखो तो ये तमाम इंफॉर्मेशन को आप जो है अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तमाम इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहा होता है, आपसे कह रहा होता है कि आप चाहो, अब यहाँ पे आपको ये जीन बैंक का जो स्पेसिफिक जीन बैंक का फॉर्मेट है उसमें दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो जीन बैंक का स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसको चेंज भी कर सकते हो। आप इसको कहोगे नहीं जी मुझे सिर्फ समरी की फॉर्म में दो, अब जैसे आप समरी सेलेक्ट करोगे ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को, जो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, एक समरेटिव फॉर्म के अंदर जो है वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शंस को चेंज, आप अगर से कहो कि नहीं आप जीन बैंक में दें और उसको जीन बैंक के फुल फॉर्मेट में दें, यानी ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर ना, ठीक है। क्योंकि जब हम सिर्फ जीन बैंक सेलेक्ट करते हैं, जीन बैंक फुल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जीन बैंक के अंदर वो आपको कंप्लीट जीन बैंक फुल के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन कर रहा होता है, ठीक है, जबकि बाय डिफॉल्ट के ऊपर यहाँ पे सिर्फ जीन बैंक का ऑप्शन होता है, सही है। इसके अलावा ये और भी सीक्वेंस दे रहा होता है जिसे हम फास्टे कह रहे होते हैं। फास्टे मैंने बताया था कि फास्टे बेसिकली एक डेटाबेस भी है और फास्टे एक बेसिकली एक फॉर्मेट भी है, जैसे वर्ड का फॉर्मेट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरह से फास्टे सीक्वेंसिंग के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर फास्टे भी एक क्या है, एक जो है वो तरह का फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, हमें जो याद रखने वाली बात है वो यहाँ से हम ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं या खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है वो देखो, वो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन की है, यहाँ पे इसकी एक सेशन आईडी मेंशन की है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे ये जो इस पेज पे इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम इस पेज की इंफॉर्मेशन को देखें तो देयर इज मासिव इंफॉर्मेशन ना, ठीक है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस पेज के ऊपर आ रही है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्चुअली रीड करते हैं, ठीक है, तो इसको ज़रा समझ लो कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो याद रखो कि जो जीन बैंक होता है, जीन बैंक हमेशा अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमेशा 3 सेक्शंस में डिवाइड करके डिस्प्ले करता है, ठीक है। क्या करता है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में अपने रिजल्ट को जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। वो 3 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो बेसिकली कहलाता है, पहला वाला सेक्शन कहलाता है हेडर सेक्शन, दूसरा कहलाता है फीचर टेबल और तीसरा कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं। जब भी हम जीन बैंक पे कोई एक्सेशन आईडी किसी जीन की सर्च करते हैं, कोई जीन को सर्च करते हैं, तो हमारे पास जो पेज पे रिजल्ट आ रहा होता है वो रिजल्ट हमारे पास 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अच्छा, हेडर सेक्शन, फीचर टेबल, और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हेडर सेक्शन हम किसे कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम हेडर सेक्शन की बात करें ना, तो हेडर सेक्शन में 3 चीजें होती हैं। अगर यहाँ तुम देखो तो अगर यहाँ देखो तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली कहलाता है हेडर सेक्शन, ठीक है। यानी इसमें लोकस की इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन उस जीन की और उसकी एक्सेशन आईडी, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा होता है, ये कहला रहा होता है हेडर सेक्शन। यानी अगर तुम देखो लोकस होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब लोकस में बेसिकली क्या है,
अच्छा, होता क्या है कि लोकस, डेफिनेशन, एक्सेशन आईडी, वर्जन और कीवर्ड्स तक, ये बेसिकली क्या कहला रहा होता है, ये हेडर सेक्शन कहला रहा होता है। सिर्फ ये तीन नहीं होते, लोकस, डेफिनेशन और वर्जन नहीं होते, बल्कि जो है वो ये पांचों सेक्शंस जो होते हैं ये हेडर सेक्शन कहलाता है। लोकस भी जो है वो हेडर सेक्शन का पार्ट है। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन, फिर फर्दर एक्सेशन आईडी, फिर ये वर्जन, और देन जो है वो कीवर्ड्स, और ये सोर्स तक जो है वो क्या कहला रहा होता है, वो हेडर सेक्शन कहला रहा होता है। ऑलराइट, तो ये अब अगर तुम देखो लोकस बेसिकली क्या होता है, लोकस हमें पता है कि स्पेसिफिक लोकेशन को कह रहे होते हैं। जीन जो होते हैं बेसिकली वो लोकस पे पाए जाते हैं। क्या मतलब है, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी जो लोकेशन होती है हम उसे क्या कह रहे होते हैं, लोकस कह रहे होते हैं। तो यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो लोकस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। लोकस अगर तुम देखो तो ये बता रहा है कि ये जो है बेसिकली जो ये जो बेसिकली यहाँ बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो बेसिकली इसका जो साइज है इस जीन का वो 1609 बेस पेयर पर मुश्तमिल है। इसका साइज बता रहा है, ठीक है। दूसरा ये बता रहा है कि ये बेसिकली जो डीएनए है वो बेसिकली क्या है, वो लिनियर फॉर्म के अंदर है। और साथ में ये इसकी डेट बता रहा है कि जब ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जो है वो सबमिट की गई है, ठीक है। ये बेसिकली रिव्यू डेट है, जो इन्होंने अभी लास्ट टाइम इसको रिव्यू किया है, ये वो डेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे लोकस की इंफॉर्मेशन है, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हेडर सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। लोकस, डेफिनेशन, अब डेफिनेशन में क्या है कि ये जीन कौन सी है, इकोलाई की जीन है, ठीक है। DUTPS ये इसकी फुल फॉर्म है। साथ में उसकी एक्सेशन आईडी ये है, इसकी एक्सेशन आईडी, ठीक है जी, ये बता दी। वर्जन कौन सा है, अब वर्जन का मतलब देखो क्या होता है। वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, देखो वर्जन हम कहते हैं कि जी जैसे किताबें होती हैं, किताबों के डिफरेंट एडिशंस आ रहे होते हैं, तो एडिशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो अपग्रेडेशंस होती है ना। तो वर्जन बेसिकली क्या होता है, वर्जन भी एक तरह की अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। वो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या ये इंफॉर्मेशन अपग्रेड हुई है, ठीक है। तो अगर ये अब इंफॉर्मेशन अपग्रेड हुई होती है तो इसका वर्जन नंबर चेंज हो जाता है। यानी जब फर्स्ट टाइम में सबमिट हुई थी तो इट इज X01714, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ये फर्दर अपडेट हुई है, तो इसका जो वर्जन है ये कितनी दफा अपडेट हुई है, एक दफा अपडेट हुई है। तो इसका जो इस पर करंट वर्जन मौजूद है वो कौन सा है, X01714.1, ठीक है। ये वन बेसिकली बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन एक दफा अपग्रेड हुई है और इसका एक वर्जन आया, यानी जब इनिशियली सबमिट हुई थी और इनिशियली सबमिट होने के बाद क्या ये इंफॉर्मेशन अपग्रेड हुई है, क्या ये इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, क्या कोई नई इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हुई है। जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल कॉमन यही है कि आप जैसे किताबों के एडिशन होते हैं, अपग्रेडेशन हो रही होती है उसके अंदर, चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि रिमूव कर दी जाती हैं, जो कि कह लो कि
एक्सेस में होती हैं या कह लो कि यूजफुल नहीं होती हैं, इस तरह से वो चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं जो नई और यूजफुल होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिफाइन किया जा रहा होता है, तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट वर्जन जनरेट हो रहे होते हैं। तो अगर एक वर्जन जनरेट हुआ है तो वर्जन 1, यानी अगर इसके बाद इसका सेकंड वर्जन भी होता तो इट सीम्स लाइक x01714.2, इसी के आगे 2 भी होता है कि भाई पहली दफा रिवाइज हुई थी, इसका पहले वर्जन 1 आया था, फिर वर्जन 2 आया था, फिर वर्जन 3 आया है। अगर जितने भी वर्जन आए होंगे वो तमाम के तमाम वर्जन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो आ रही है वर्जन्स की, ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद इस वक्त होगी जब आपके मल्टीपल वर्जन जो हैं वो यहाँ पे अपग्रेड हुए होंगे, जब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को रिफाइन किया गया होगा एक से ज्यादा दफा। अच्छा, उसके साथ ही अगर देखो तो इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं। कीवर्ड्स देखो यहाँ, इस कीवर्ड्स देने की क्या इंपॉर्टेंस है? कीवर्ड्स देने की इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम लिटरेचर सर्च की बात कर रहे थे, हमने वहां भी बताया था कि भाई कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स एक्चुअली लिंक्ड कर रहे होते हैं तमाम इंफॉर्मेशन को। अब यहाँ पे जीन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन को जो है, अब अगर इसका स्पेसिफिक कीवर्ड ना हो इस जीन का, ठीक है, अब इसका स्पेसिफिक कीवर्ड क्या है? DUTPase है, ठीक है, और अनआइडेंटिफाइड रीडिंग फ्रेम, ये भी एक यानी DUTPase है, और इसको जो इसका बेसिक कीवर्ड है वो DUTPase ही है, ठीक है। यानी जब आप इसको सर्च करेंगे तो अगर आप DUTPase इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, D स्मॉल, U और T और P कैपिटल और A स्मॉल, तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड है, ये कीवर्ड इसको लिंक कर रहा होता है डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। आगे उसके बाद है सोर्स। सोर्स क्या है कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्या हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्या हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन सोर्स में मौजूद होती है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि बेसिकली इकोलाई है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये बेसिकली क्या है। ये बैक्टीरिया है, उसकी फर्दर फैमिलीज हैं, सब फैमिलीज हैं, कि प्रोटोबैक्टीरिया है, गामा प्रोटोबैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टीरियासी का भी ये पार्ट है, ठीक है, और एस्केरिशिया इसका बेसिकली इसका नेम है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स में शामिल होती है। तो ये जो पार्ट कहलाता है, ये इंफॉर्मेशन का पार्ट किसी भी जीन का, वो हेडर सेक्शन कहला रहा होता है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली फीचर टेबल कहलाता है। अब फीचर टेबल में बेसिकली क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो फीचर टेबल के अंदर बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होगी, और जो है सॉरी, फीचर टेबल के अंदर जो है वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर सोर्स, एक्चुअली सोर्स जो है वो उसका पार्ट नहीं है, हेडर सेक्शन का पार्ट नहीं है। सोर्स बेसिकली फीचर टेबल का पार्ट है। यानी जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने जीन बैंक की आ रही है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसको डिवाइड कर लेंगे 3 में, हेडर सेक्शन में, फीचर टेबल में और ओरिजिन में। अब फीचर टेबल में जो चीज़ें आ रही हैं वो सोर्स है, प्रोमोटर की इंफॉर्मेशन है, MSC फीचर्स हैं, RBS है, CDS है। हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो अच्छा, अगर हम सोर्स की बात करें तो देखो सोर्स में यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये सोर्स की हेडिंग इकोलाई है, ऑफ कोर्स इसमें ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सामने, साथ साथ तुम्हें रेफरेंस दिया हुआ है कि रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये जो टोटल ये जो जीन है DUTPase की जो जीन है, ये बेसिकली कितने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। तो ये बेस 1 से लेके 1609, ये टोटल जो है इसकी बेसिस की तादाद है, ठीक है। ऑथर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने बेसिकली इसको सीक्वेंस किया और इस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को जो है वो अपग्रेड किया है,
अपलोड किया जीन बैंक पे, तो उन ऑथर्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जी ये ऑथर्स हैं,